जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव था ब्रिटिश शासन का, तो उसका प्रश्न करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य था अपने उद्योगों के लिए कच्चा सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजारों में ऊंची कीमत पर बेचना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों से गुजरता था। ये 3 चरण कौन कौन से थे? तो देखिए, वाणिज्य चरण थे, 1757 से 1813 तक चला, और औद्योगिक मुक्त बाजार व्यापार था, जो कि 1813 से 1858 तक चला, और वित्तीय पूंजी बाजार था 1860 के बाद तक का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भू राजस्व वसूलने के लिए की गई। यह व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए, नोट में दिया हुआ है, इजारेदारी प्रथा में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे कालांतर में किस व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया? तो देखिए, कालांतर में इसे स्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्रफल का कितना भूभाग शामिल था? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% शामिल था। नोट में दिया हुआ है, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त में भूस्वामी जमींदारी भू राजस्व वसूलने का कितना हिस्सा अपने पास रखता था? तो देखिए, इस स्थायी बंदोबस्त में भूस्वामी जमींदार भू राजस्व वसूलने का 10वां अथवा 11वां भाग अपने पास रखता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता किसके नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता देखिए थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ से की गई? तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम बाराहमहल तमिलनाडु से शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत के कुल कितने भू क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? तो देखिए, ब्रिटिश भारत के कुल 51% हिस्से में 51% हिस्से क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक को ही भूस्वामी माना जाता था। इसे भूमि की कुल उपज का कितना प्रतिशत लगान कंपनी को देना होता था? तो देखिए, 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को देना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1836 ईस्वी के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसके द्वारा सुधार किए गए? तो देखिए, 1836 ईस्वी के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिंगेर और गोल्ड स्मिथ के द्वारा सुधार किए गए। अगला है, किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो देखिए, कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणाली में से कौन सी कृषकों के हितों को आधुनिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणाली में से मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पाद के आधार पर किया जाता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? तो देखिए, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। देखिए, नोट में दिया हुआ है, इस व्यवस्था में दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के निर्धारण में किस सिद्धांत का प्रभाव माना जाता है? तो देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था के निर्धारण में रिकार्डो का लगान सिद्धांत का प्रभाव माना जाता है। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत का प्रभाव माना जाता है महलवाड़ी व्यवस्था में। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में पकड़ने वाले अकालों का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, ब्रिटिश भारत में पड़ने वाले अकालों का प्रमुख कारण था वाणिज्य फसलों की अधिक पैदावार से खाद्यान्नों की कमी। ये इसका प्रमुख कारण था अकाल पड़ने का। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में कौन सा समय औद्योगिकरण अथवा विद्योगीकरण के रूप में जाना जाता है? तो ब्रिटिश भारत में 1800 से 1850 के मध्य औद्योगिकरण अथवा विद्योगीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर यह किसने कहा था कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। तो किसने कहा था? तो गवर्नर जनरल बेंटिंक ने कहा था। अगला देखते हैं, वह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर जो भारत में सूती माल की मांग थी में सूती माल की बाढ़ ला दी। यह किसने कहा था? तो यह शब्द कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्या बोला था? वह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर जो भारत में सूती माल की मांग थी में सूती माल की बाढ़ ला दी। यह शब्द कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद के युग में भारत में अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत हुई। पूंजी निवेश के प्रमुख क्षेत्र थे सरकार को ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफी, रबड़ के बाग, कोयला खाने, जूट मिलें, जहाज रानी, बैंकिंग आदि। इस समय सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए, इस समय सर्वाधिक पूंजी सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश पूंजी निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में रेल निर्माण था। रेल निर्माण में ब्रिटेन का कोई पूंजीपति जितना पूंजी लगाता था उस पर सरकार से कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी मिलती थी? तो देखिए, 5%। उस पर सरकार से 5% ब्याज की गारंटी मिलती थी। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय में कहां से कहां तक बिछाई गई? तो देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में बिछाई गई थी। अगला देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने भारत में बिछाई गई रेल लाइन को क्या कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने भारत में बिछाई गई रेल लाइन को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था। अगला देखते हैं, भारतीय उद्योगों में वह पहला उद्योग जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई। तो भारतीय उद्योग में वह पहला उद्योग जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई वह था सूती वस्त्र उद्योग। अगला देखते हैं, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में बम्बई में कावसजी नाना भाई डावर के प्रयासों से लगाई गई। प्रथम जूट मिल भारत में कब वो कहाँ लगाई गई? तो देखिए, भारत में प्रथम जूट मिल भारत में 1855 में रीसरा में बंगाल में लगाई गई प्रथम जूट मिल। अगला प्रश्न देखते हैं, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो देखिए, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर टाटा में की गई है। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में नई कृषि तथा भू राजस्व व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी। इस कमी के कारण किस वर्ष उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ी? तो देखिए, इस कमी के कारण ब्रिटिश भारत में नई कृषि तथा भू राजस्व व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी।
इस कमी के कारण 1866 से 67 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय औद्योगिक उद्योगों की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में किया? तो देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में सर थॉमसन हॉलैंड के नेतृत्व में किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी कौन था? तो देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी था दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर V.K.R.V. राव के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1870 आदि लेखों द्वारा धान के बहिर्गमन की व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त की किस पुस्तक को भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त की किस पुस्तक को भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। अगला देखते हैं, किस अंग्रेज इतिहास ने भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा था? तो देखिए, पर्सिवल स्पीयर अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा था। अगला देखते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो औपनिवेशिक काल के दौरान वह कृषि क्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। तो ये था दोस्तों अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।